अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम एडवांस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और एक्सटर्नल एंड इंटरनल असेसमेंट का टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बिज़नेस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हम करें कि बिज़नेस के इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, environmental scanning is the process of gathering information about events and their relationship within an organization internal and external environment। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? जहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट है, जहाँ पे मिडल मैनेजमेंट है, जहाँ पे लोअर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो वो इंटरनल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं, जहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट है, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। The basic purpose of environmental scanning is to help management determine the future direction of the organization। जब तक एक बिजनेस अपने एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करेगी, अपने एनवायरनमेंट का डेटा गैदर नहीं करेगी, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है? क्या पता वो कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करे जो कि रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ और उसको अलाउ ही ना किया जाए, तो फिर उनके बिजनेस का जो है वो काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का की जो डेटा गैदरिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि ये भी पता चल सके कि यहाँ पे कस्टमर्स किस टाइप के हैं, इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आती है। वंस द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टेक होल्डर एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस एंड competitor analysis have been collected, audit team members should step back and integrate the data। अब डेटा इंटीग्रेशन बहुत सारी चीज़ों की एनालिसिस बिजनेस करता है। उन एनालिसिस करने के बाद उस डेटा को कलेक्ट करना, उनको इंटीग्रेट करना और फिर वहाँ से अपने लिए चीज़ें निकालना कि हम इस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं तो हम किस तरह से ऑपरेट करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये कंपनी को, टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्शन देता है एनवायरनमेंटल असेसमेंट कि आप इस साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे दी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल असेसमेंट की। A conventional corporate mission is to provide distinct product and services to customers at a value superior to that offered by competitors। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप कॉम्पिटिटर्स की तरह ही चल रहे हैं तो फिर लोग आपको क्यों प्रेफर करेंगे? तो कॉर्पोरेट मिशन यही होता है कि हम थोड़ा सा खुद को कॉम्पिटिटर से चेंज भी रखें, उनसे थोड़ा सा खुद को सुपीरियर भी रखें और अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दें ताकि हमारी गुडविल बने, हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए। विदाउट ए स्ट्रेटेजी वैल्यूएबल रिसोर्सेज विल बी डाइल्यूटेड। अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो अनफोकस्ड होंगे। ठीक है, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे। The external environment assessment provides any business with a critical external link between its competitors, customers and the products and services it offers। ठीक है, कि कॉम्पिटिटर्स किस तरह की स्ट्रेटजीज कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे है, कस्टमर्स की डिमांड्स क्या है और जो प्रोडक्ट या सर्विस ये कंपनी ऑफर कर रही है तो वो खुद किस तरह से है। The fundamental reason for examining an organizational environment is the process of clarifying strategy can be summarized as to ensure that the company is meeting the needs evident in the environment। इन्वायरमेंट के साथ ही खुद को रखना है कि भाई कॉम्पिटिटर्स कैसे चल रहे हैं, कस्टमर्स को क्या कुछ चाहिए। ठीक है, टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मीटिंग दोज नीड्स इन अ बेटर वे। और आप किस तरह से कॉम्पिटिटर्स को रोक सकते हो कि वो आपसे बेहतर ना हो। टू क्रिएट और आइडेंटिफाई वेज टू मीट फ्यूचर और इमर्जिंग नीड्स। अब ऑब्वियसली आपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अगर स्टडी किया है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चल गया होगा। तो आपके अगर एक्सटर्नल असेसमेंट ठीक है तो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर आपने एक्सटर्नल असेसमेंट ठीक नहीं की तो आप फेलियर की तरफ भी जा सकते हो। An organization's business environment is never static। अच्छा, अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक दफ़ा एक कॉरपोरेशन ने कर ली, उसके बाद वो बिल्कुल आराम से बैठ गए कि अब तो हमें पता चल गया कि कॉम्पिटिटर्स ये कर रहे हैं, कस्टमर्स की डिमांड ये है।
तो हमें दोबारा से एक्सटर्नल असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नो, बिजनेस इन्वायरमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता, कभी एक जैसा नहीं होता, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स वो आ सकते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है वो कंपनी के लिए चेंज हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ सकता है। तो इट मीन्स के एक्सटर्नल असेसमेंट ये एक रेगुलर प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। कॉम्पिटिटिव फोर्सेस देखना बड़ा ज़रूरी है। तो एनालिसिस हम करते हैं कि competitive forces are the factors and variables that threaten a company's profitability and prevents its growth. ठीक है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस कौन से हो सकते हैं? ये वो फोर्सेस हैं जो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको बैडली इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दे आर जनरली ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। कुछ डायरेक्ट फोर्सेस होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट फोर्सेस होती हैं। देखते हैं कि डायरेक्ट फोर्सेस क्या है। दैट डिटरमिन हाउ लो द फ्लोर कैन गो फॉर प्राइस कंपटीशन। ठीक है, यानी डायरेक्ट फोर्सेस आपके प्राइस के साथ रेलिवेंट है। इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट कंपटीशन मेजर्ड बाय नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। कि ठीक है, आपके पास अगर सारा डेटा आ गया लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो डायरेक्ट फोर्सेस में ये चीजें हमारे पास बड़ी जरूरी हैं। इसके अलावा जो कस्टमर नेगोशिएटिंग पावर विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कस्टमर एक्सपेक्टेशन टुवर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइस, तो ये भी बड़ा जरूरी है, इन चीजों को समझना है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट फोर्सेस की टू टाइप्स हैं कि इंटेंसिटी है और कस्टमर नेगोशिएटिंग पावर्स हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट फोर्सेस भी होती हैं दैट प्लेस अ सीलिंग ऑन अ मार्केट्स प्राइसेस एंड प्रॉफिट। दे इंक्लूड द थ्रेट ऑफ इनडायरेक्ट कंपटीशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट ऑफर सिमिलर परफॉर्मेंस। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी परफॉर्मेंस सेम है तो फिर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की स्पेशलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इनटू द मार्केट प्लेस, सप्लायर प्रेशर वेयर डिमांड फॉर इनपुट्स इज हाई। ठीक है, सप्लायर्स कैन रेज देयर प्राइसेस, regulatory pressure, laws and regulation affecting customer and supplier behavior, and the availability of substitute product and services. The structure and performance of the industry as a whole. अब आपने अपनी कंपनी की एक्सटर्नल एनालिसिस थोड़ी बहुत कर ली। अब आपकी कंपनी के एक्सटर्नल एनालिसिस में जो बड़ा ज़रूरी है वो है आपकी अपनी इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो इंडस्ट्री और सेक्टर कंपोनेंट्स आर नॉर्मली ब्रोकन डाउन एज फॉलोज कि आपके अपने इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, आपकी इंडस्ट्री के एज अ होल कस्टमर्स कितने हैं, और ऑब्वियसली होल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपसे क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्री एज अ होल में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्पिटिटर्स। अब देखें इंडस्ट्री के अंदर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, अब उसमें आप क्या देखेंगे? एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स में बी बेस्ड ऑन की फैक्टर्स अबाउट कॉम्पिटिटर्स दैट इंक्लूड स्ट्रेटेजी इश्यूज, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ ईच कॉम्पिटिटर। अब ये क्वेश्चंस करने हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। ठीक है, वेयर डू दे अपीयर टू बी हेडिंग, what is their business emphasis, do they compete on quality, cost, speed or service, are they niche or global players। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, what do they do better than anyone else, where are they weaker than others, where are they the same as others। तो ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। थर्ड जो हमारे पास परफॉर्मेंस स्कोर स्ट्रक्चर को हम चेक कर सकते हैं, उसमें है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हु आर देयर प्राइमरी कस्टमर्स, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस दे डू। तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो उनका आंसर हम देखते हैं और इस तरह से हम कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद हम करते हैं कंपनी की सिचुएशनल एनालिसिस। अब कंपनी, व्हाट इज द कंपनी सिचुएशनल एनालिसिस? वंस द कंपनीज एनवायरनमेंट हैज बीन एग्जामिन्ड and analyzed, managers should consider the qualities and characteristics of the organization itself that influence what can be accomplished in terms of strategy। ठीक है,
The steps discussed here will provide insights into the effectiveness of the company's current strategy and provide guidelines for increasing strategic effectiveness. अब इंडस्ट्री का भी हमें पता चल गया, कॉम्पिटिटर्स का भी हमें पता चल गया, उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमने खुद कंपनी की सिचुएशनल एनालिसिस करनी है कि हमारी कंपनी का क्या है, उनके क्या गोल्स हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, कल्चर हमारी कंपनी में क्या है। तो इसको हम कंपनी सिचुएशनल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। डू आवर कैपेबिलिटी मैच आवर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, डू वी ऑफर समथिंग रिक्वायर्ड बाय आवर कस्टमर्स, यानी वो तो हमने कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्वेश्चंस गैदर किए, वहां से हमने डेटा इकट्ठा किया, उस क्वेश्चन के आंसर देके अब अपनी सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं कि भाई हम कहाँ पे वीकर हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्गर हैं। ठीक है। हाउ आर कस्टमर डिमांड्स चेंजिंग, हाउ आर कॉम्पिटिटर्स चेंजिंग, हाउ आर आवर इंटरनल कैपेबिलिटीज इवॉल्विंग टू कीप पेस विद दीज चेंजेस। तो इस किस्म की चीजें जब हम करते हैं तो इसको हम कहते हैं कंपनी सिचुएशनल एनालिसिस। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास जो अपनी कंपनी में बड़ा ज़रूरी चीज़ें हैं वो है टॉप मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंड कल्चर। तो ये 4 फैक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनसे हम अपनी कंपनी की एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ऑर्गेनाइजेशन में देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इज द कंपनी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। डज द कॉर्पोरेट पेरेंट एक्ट एज अ होल्डिंग कंपनी और एज एन एक्टिव मैनेजर। ठीक है। पीपल को देख लें, हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड, is the company over or understaffed, are people managed to achieve mainly business objectives, human objectives, or some of both। ठीक है। तो ये चीज़ें इन चीज़ों की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी कंपनी की एनालिसिस में वो है फाइनेंशियल डायग्नोस्टिक। Financial diagnosis consists of a number of instruments and methods which help to evaluate a company's financial situation and performance. The financial diagnosis identifies the favorable and unfavorable factors which will affect the company's future activity. फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हैं, आपका कैपिटल कितना है, आप प्रॉफिट्स कितना कमा रहे हैं, आप डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, आप री इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। तो ये सब के सब क्वेश्चंस अगर आप इनका आंसर फाइंड आउट करते हैं तो आप फाइनेंशियली अपनी कंपनी की डायग्नोसिस कर रहे हैं कि आपकी कंपनी कहाँ पे वीक है। ठीक है। इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल गोल्स एंड माइलस्टोन। ठीक है। अगर हम फाइनेंशियल डायग्नोसिस करते हैं तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने गोल्स और फिर माइलस्टोन्स हम रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिस्क एपिटाइट, एनालाइजिंग फ्यूचर कैश फ्लो, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट होराइजन, यानी ये चीज़ें हम तब ही अचीव कर सकेंगे जब हम प्रॉपरली फाइनेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। Other financial areas diagnosis, the goal of financial analysis is to analyze whether an entity is stable, solvent, liquid, or profitable enough to warrant a monetary investment. It is used to evaluate economic trends, set financial policy, build long-term plans for business activity, and identify projects or companies for investment. ठीक है। The most common types of financial analysis are vertical analysis करते हैं हम, horizontal analysis करते हैं हम, leverage को देखते हैं, डिफरेंट रेशियोज हैं हमारे पास, लिक्विडिटी रेशियोज को अपने चेक करते हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उनको चेक करते हैं, ग्रोथ को हम ट्रेंड एनालिसिस वगैरह इन चीज़ों के ज़रिए से चेक करते हैं। तो ये हमारे पास अदर फाइनेंशियल एरियाज हैं, इनकी हम डायग्नोस्टिक करते हैं। फाइनेंशियल एरियाज या फाइनेंशियल डायग्नोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, सिंपली बात यह है कि जो आपकी गुडविल बनती है या जो आपका जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये तभी होगा जब आपकी नेट इनकम बढ़ेगी। ठीक है। क्योंकि नेट इनकम जब आपकी होगी तो आप शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड पे आउट करते हो तो ये एक बहुत अच्छा ग्रीन सिग्नल देती है मार्केट में। या इवन अगर आप रिटेन अर्निंग्स रख के उसको री इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी एक ग्रीन सिग्नल चाहता है, तो इससे आपको कैपिटल गेन्स भी हो सकते हैं। ठीक हो क्या। फिर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज आपकी कंपनी में क्या है, आपने उनका ऑडिट करना है। द पर्पस ऑफ अ स्ट्रेटजी ऑडिट इज टू arm managers with the tools, information and commitment to evaluate the degree of advantage and focus provided by their current strategies। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, आपकी कंपनी जो स्ट्रेटजी फॉलो करती है, उनका इंटरनल ऑडिट करो कि भाई क्या हो रहा है उन स्ट्रेटजीज में, क्या हम गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं।
अगर नहीं तो उनको फिर रिवाइज करना है, ठीक है। अब व्हाट इज बेसिकली अ स्ट्रेटेजी ऑडिट? A strategy audit involves assessing the actual direction of a business and comparing that course to the direction required to succeed in a changing environment. A company's actual direction is the sum of what it does and does not. How well the organization is internally aligned to support the strategy, and how viable this strategy is when compared to external market, competitor, and financial realities. These two categories, the internal assessment and the external assessment or environmental assessment, make up the major elements of a strategy audit, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी ऑडिट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को असेस किया, जिस तरह हमने इंडस्ट्रीज को असेस किया, जो इंडस्ट्री के एलिमेंट्स थे उनको असेस किया, फिर कॉम्पिटिटर्स को स्टडी किया, फिर कस्टमर्स को स्टडी किया, फिर गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज को स्टडी किया, उसके बाद हमने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट की, जिसमें फाइनेंशियल डायग्नोस्टिक किया, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को ऑडिट किया कि गोल्स वगैरह अचीव हो रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस जो हैं वो हमने देखे। अब जो स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे उसके लिए स्वॉट एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस? SWOT analysis is a strategic planning technique used to help a person or organization to identify strength, weakness, opportunity and threats related to business competition और project planning, ठीक है। तो ये SWOT analysis बेसिकली हमारे पास एक टूल है strategic planning का जिसको हम यूज करते हैं। It is most essential thing to know about the environment, not only to run business smoothly but also to compete and go ahead of others. Every element of the SWOT analysis of the इक्वल इम्पॉर्टेंस। हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है और वीकनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक एक करके हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आर द थिंग्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन डू particularly well or in a way that distinguishes you from your competitors. Think about the advantages your organization, जो questions हमने किए थे ना इंटरनल असेसमेंट में, उनके आंसर्स में आपको स्ट्रेंथ मिल जाएंगे, ठीक हो गया। Any aspect of your organization is only a strength if it brings you a clear advantage. For example, if all of your competitors provide high quality products, then a high quality production process is not a strength in your market. ठीक है, it's a necessity. स्ट्रेंथ क्या चीज है? बेसिकली स्ट्रेंथ वो चीज है जो आपको दूसरों से जुदा करती है। ऐसा नहीं है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पे सारे के सारे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो सब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर आप भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है बनाना, ना कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। वीकनेस क्या है? weaknesses are those characteristics of a business that give disadvantage relative to others, ठीक है। यानी अगर पूरी इंडस्ट्री बुरी तरह से जा रही है और आपकी कंपनी भी पुअर परफॉर्मेंस कर रही है और आप कहो कि ये हमारी वीकनेस है, नो, ऑब्वियसली वो तो इंडस्ट्री एज अ होल चूंकि नीचे जा रही है। वीकनेस क्या है? वीकनेस वो डिसएडवांटेज है जो आपकी कंपनी को दूसरी आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग करता है और आपको वीक शो करता है, ठीक है। जैसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अनमोटिवेटेड एम्प्लॉयज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ऑनलाइन प्रेजेंस, चार्जेस हाई प्राइसेस फ्रॉम यूर कस्टमर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी वीकनेस हो सकती हैं, ठीक हो गया। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, लो मार्केटिंग बजट्स हैं, अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड ऑपरेशंस आपने रखे हुए जिनको आप फिर रन नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी क्या है? Opportunities refer to a favorable external factors that could give an organization a competitive advantage. For example, if a country cuts tariffs, a car manufacturer can export its cars into a new market, increasing sales and market share. तो opportunity आपके पास कहीं पे भी available हो सकती है, तो कंपनी ने इस चीज़ की एनालिसिस बड़े अच्छे से करनी है। Opportunities क्या चीज़ हैं? Are external factors in your business environment that are likely to contribute to your success. Is your market growing? And are there trends that will encourage people to buy more of what you are selling? यानी आपके environment में आपके लिए कितनी opportunities available हैं, ठीक है। ये कुछ examples मैंने यहाँ पे लिखे। Are there upcoming events that your company may be able to take advantage of to grow the business? Are there upcoming changes
to regulation that might impact your company positively. क्या चीज़ें आपकी कंपनी के लिए पॉजिटिव अवेलेबल हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, तो इन सब को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसके बाद थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स क्या चीज़ है? थ्रेट हर वो अनकंट्रोलेबल चीज़ है जिससे आप भागते हैं। Threats are external forces that may adversely affect the success of a company. आपकी कंपनी के सक्सेस को वो बैडली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए थ्रेट है। आपकी कंपनी ने उस चीज से भागना है। ठीक है, they consist of competitive advantages of rivals, uncontrollable influence such as natural disaster, government policies and more. Identifying threats can help expose barriers to success and position companies to develop strategies to overcome them. अब threats क्या हो सकती हैं, तो वो भी यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थ्रेट्स वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है। डू यू हैव पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स हु मे एंटर योर मार्केट? अब ये थ्रेट है आपके लिए। आप कॉम्पिटिटर को रोक नहीं सकते, वो मार्केट में अगर आना चाहता है तो वो आएगा। Will supplier always be able to supply the raw material you need at the prices you need? ठीक है, तो इस किस्म के बहुत सारे थ्रेट्स हैं जिससे बिजनेस गुजरता रहता है। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।